जय हिंद, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। हमारे प्यारे सभी साथियों को जीके स्टडी अप चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के बारे में, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो साथियों, मैं बता दूं, इससे पहले जो लेसन था वो मिताक्षरा एवं दायभाग था, जिसका निपटारा हमने 25 क्वेश्चन में ही कर दिया था, ठीक है। और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का भी निपटारा हम लगभग 40 प्लस क्वेश्चन में ही कर देंगे। तो साथियों, आप लोग बने रहेंगे वीडियो में शुरू से अंत तक। और आपको साथियों, मैं पहले ही बता दूं, अगर इस वीडियो में किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको डाउट है या किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको लगता हो कि ये क्वेश्चन का आंसर गलत है, तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन का आंसर गलत है, ठीक है। तो आइए साथियों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सिद्धांत विवाह विच्छेद से संबंधित नहीं है? तो साथियों, आपको बताना है निम्न में से कौन सा सिद्धांत है जो विवाह विच्छेद से संबंधित नहीं है। दोषिता का सिद्धांत, विवाह भंग का सिद्धांत, पूर्व संबंधों का सिद्धांत, विफलता का सिद्धांत। इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो साथियों, मैं बता दूं, जो पूर्व संबंधों का सिद्धांत होता है वो विवाह विच्छेद से संबंधित नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। विवाह वर के द्वारा कन्या को स्त्री के रूप में ग्रहण करने की स्वीकृति है, यह कथन किसका है? तो साथियों, यह कथन जो है रघुनंदन जी का है। यह कथन किसका है? तो रघुनंदन जी का है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राचीन हिंदू विधि में मान्य विवाह था। तो साथियों, आपको बताना है, जो प्राचीन हिंदू विवाह में, जब प्राचीन में हिंदू विवाह होते थे तो उस समय हिंदू विवाह में मान्य विवाह किसे दिया गया? असुर विवाह को दिया गया था, या गांधर्व विवाह को दिया गया था, या प्रजापत्य विवाह को दिया गया था, या राक्षस विवाह को दिया गया था? तो इन चारों ऑप्शनों में से आपको सही आंसर बताने हैं। तो इसका सही आंसर मैं बता दूं साथियों, प्रजापत्य विवाह जो था वो सबसे उचित विवाह था, जिसे विधि के आधार पर माना गया था और इसी को भी दर्जा दिया गया था, ठीक है। आ जाते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राचीन हिंदू विधि में मान्य विवाह पद्धतियां नहीं थीं। तो साथियों 29 क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, प्राचीन हिंदू विधि में मान्य विवाह पद्धतियां नहीं थीं। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा, जो असुर विवाह था वो मान्य पद्धतियों में नहीं था, ठीक है। थर्टी क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, प्राचीन हिंदू विधि के अंतर्गत कुल कितने प्रकार की विवाह पद्धतियां मान्य थीं? तो साथियों, 4 प्रकार की विवाह पद्धतियां मान्य थीं। प्राचीन हिंदू विधि में कुल कितने प्रकार की विवाह पद्धतियां मान्य नहीं थीं? तो साथियों, 4 प्रकार की विवाह पद्धतियां मान्य नहीं थीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्राचीन हिंदू विधि के अंतर्गत कुल कितने प्रकार की विवाह पद्धतियां प्रचलित थीं? तो साथियों, जो हिंदू विधि के अंतर्गत विवाह होते थे उनमें लगभग हम बता दें साथियों 8 प्रकार की पद्धतियां थीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 कब लागू हुआ? तो साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, 18 अप्रैल 1959। और साथियों, बेयर एक्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो और भी बुक जैसे अगर हम अध्ययन करते हैं तो उसमें दिया रहता है कि 18 मई 1955। तो आप लोग देख लेंगे, बेयर एक्ट में इसका आंसर दिया है 18 अप्रैल 1959, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 में वैध विवाह के लिए कितनी आवश्यक शर्तें उपबंधित हैं? तो साथियों, ये हमें बताना है कि हिंदू जो विवाह अधिनियम धारा 5 है उसमें वैध विवाह के लिए कितनी आवश्यक शर्तें उपबंधित हैं। तो साथियों, 5 प्रकार की शर्तें उपबंधित की गई हैं उसमें। तो 35वें क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में यह धारित किया था कि हिंदू पिता एवं ईसाई महिला
से जन्मा पुत्र, जबकि विवाह विशेष अधिनियम 1954 के अंतर्गत हुआ हो, हिंदू माना जाएगा। तो क्या साथियों उनका जो पुत्र है वो हिंदू माना जाएगा? यह किस केस में कहा गया था? तो साथियों यह केस था कमिश्नरी ऑफ सेल टैक्स बनाम श्रीधरन। ठीक है, यह जो केस था, जैसे साथियों एक छोटा सा अगर हम एग्जाम्पल दें, एक लड़का है हिंदू है और एक महिला है ईसाई है, और इनके द्वारा जो संतान उत्पन्न होंगे, ठीक है, उनकी शादी हो जाती है हिंदू विधि के द्वारा, और इनके द्वारा जो संतान उत्पन्न होंगे, ठीक है, तो क्या हिंदू होगा या ईसाई होगा? तो साथियों कोर्ट का फैसला यह आया था कि वह हिंदू माना जाएगा, और वह फैसला था कमिश्नरी ऑफ सेल्स टैक्स बनाम श्रीधरन। ठीक है, तो आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व हिंदू विवाह के संविदात्मक प्रवृत्ति को नकारता है? ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सप्तपदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 7 संबंधित है। तो धारा 7 संबंधित है किससे? सप्तपदी से संबंधित है, ये सभी लोग जानते ही होंगे। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के पूर्व संपन्न अंतर्जातीय विवाह को वैध विवाह की मान्यता हिंदू विवाह अधिनियम की किस धारा में दिया गया है, उसे हमें बताना है साथियों। जो किस धारा में दिया गया है तो मैं बता दूं, धारा 29 में यह बात कही गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को कम से कम इस वीडियो को 2 से 3 बार अगर देख लेते हैं ना, तो मैं वादा करता हूं कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन अगर इनसे आया तो आप एक भी क्वेश्चन गलती नहीं करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन आपको रीड एंड रिवीजन करना ही होगा, अन्यथा वैसे नहीं होगा। ठीक है, तो कम से कम एग्जाम से पहले आप 2 बार इस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, तो आ जाइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फैक्टम वैलट का सिद्धांत हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा में सम्मिलित है? तो साथियों यह जो धारा है 29 है। ठीक है, फैक्टम वैलिड का सिद्धांत, यह आप लोग विशेष करके ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और साथियों कुछ बच्चे कमेंट किए थे कि सर पेपर ऑब्जेक्टिव होगा या डिस्क्रिप्टिव होगा, और एक साथी ने हमारे उनका नाम आई थिंक आदित्य है, और उन्होंने हमें कमेंट करके कहा सर पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं साथियों पेपर ऑब्जेक्टिव ही होगा आप सभी लोगों का, क्योंकि CBCS पैटर्न लागू हो चुका है। ठीक है, और इसमें मिड टर्म एंड टर्म को ला दिया गया है, अब कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है इसमें। ठीक है, तो आइए साथियों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40वां क्वेश्चन, वैध विवाह की आवश्यक शर्त नहीं है। वैध विवाह की आवश्यक शर्त नहीं है, तो मैं बता दूं साथियों द्विविवाह जो होता है, द्विविवाह, पक्षकार सपिंड नहीं, और प्रतिसिद्ध नातेदारी, ये तीनों होता है साथियों। ठीक है, और जो गोत्रज है यह आवश्यक शर्त में नहीं आता है। 41वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 संबंधित है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर लगभग सभी लोग जानते होंगे, दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन से संबंधित है यह धारा। दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन से संबंधित है कौन सी धारा? धारा 9। ठीक है, 1955 धारा 9 दाम्पत्य अधिकारों से पुनर्स्थापना से संबंधित है। ठीक है, ऐसे ही आप लोग बार बार रिकॉल करिए मन में ही, तभी क्वेश्चन आपको रीड होगा।
क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर है, अभी आप लोगों को दिक्कत हो रहा होगा इन सभी चीज़ों को पढ़ करके, ठीक है। तो जब तक आप 2 3 4 बार रिकॉल नहीं करेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो आ जाइए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। दाम्पत्य अधिकारों को पुनर्स्थापन की याचिका हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के किस धारा में और किस न्यायालय में दाखिल किया जा सकता है? तो साथियों यह मैं बता दूं, धारा 9 के अधीन ये आता है, ये तो आप लोगों को भी पता है। और जिला न्यायालय में जहां पारिवारिक न्यायालय गठित है, ठीक है, वहां परिवार न्यायालय में हम ले जा सकते हैं, ठीक है, वहाँ ले जा करके दाखिल किया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो साथियों आइए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 43 क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 10 संबंधित है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा न्यायिक पृथक्करण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह के प्रकार दिया गया है। तो साथियों विवाह के प्रकार क्या क्या थे? अगर आप हिंदू विश्वविद्यालय कैंपस यहाँ पे डीडीयू विश्वविद्यालय कैंपस के अगर छात्र हैं तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि नसीम सर हिंदू लॉ बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं और हमें नहीं लगता है कि उनका क्लास जो भी बच्चे अटेंड करते होंगे वे लोग हिंदू लॉ में कम नंबर पाएंगे, ठीक है। तो साथियों मैं उन्हीं चीज़ों को ऑब्जेक्टिव में करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का पेपर अब डिस्क्रिप्टिव में होने वाला नहीं है, अब ऑब्जेक्टिव में ही आपका पेपर होगा। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं 44 का। 44 क्वेश्चन सर क्या कह रहा है उसे हम एक बार देख लेते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह के प्रकार बताने हैं हमें। तो शून्य विवाह और शून्य कड़ी विवाह यह तो दोनों आते हैं साथियों, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, उपरोक्त दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदू विवाह से संबंधित धारा है, सॉरी साथियों शून्य विवाह है, शून्य विवाह से संबंधित धारा है। तो साथियों शून्य विवाह से संबंधित धारा कौन सी है उसे हमें बताना है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा धारा 11, शून्य विवाह से संबंधित धारा है 11, ठीक है। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शून्य कड़ी विवाह से संबंधित धारा है, इसे भी देख लेते हैं साथियों, धारा 12 हो जाएगा। एक चीज़ साथियों ध्यान रखिएगा, मैं एक छोटा सा ट्रिक आपको बता दूं। देखिए जब शून्य कहेगा तो आप लोग समझ जाइएगा कि यह धारा कौन सा कह रहा है, धारा 11, ठीक है। और अगर शून्य करड़ी कह रहा है, यानी देखिए साथियों इसमें मात्र 3 अक्षर है, ठीक है, और इसमें कितना है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7, यानी जो बड़ा है वो बड़ा होगा, यानी 12। और ये 11 12 तो आपको एकदम याद ही करना है। शून्य अगर कहेगा शून्य विवाह से संबंधित तो धारा 11, अगर शून्य कड़ी विवाह कहेगा तो धारा 12, ठीक है। मैं छोटा छोटा ट्रिक जो अगर बनता है तो आपको बताता चलूँगा ताकि आपको याद करने में धारा आसानी हो जाए, क्योंकि धारा सभी धारा को याद करना ये बहुत ही मुश्किल काम है, नामुमकिन तो नहीं कह सकते हैं लेकिन बहुत ही मुश्किल काम है। दो सपिंडों के बीच संपादित विवाह होता है। तो साथियों हमें बताना है दो सपिंडों के बीच जो संपादित विवाह होता है उसे क्या कहते हैं, इसका आंसर हमें बताना है। उसे शून्य विवाह कहा जाएगा कि शून्य कड़ी विवाह कहा जाएगा कि मान्य विवाह कहा जाएगा कि पक्षकारों पर लागू रूढ़िजन्य विधि के सिवाय शून्य विवाह।
तो साथियों इसका आंसर मैं बता दूं, इसे शून्य विवाह कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आ जाता है आपका 48 क्वेश्चन। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत विवाह के समय पक्षकारों का जो आयु होता है वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है साथियों, जो पक्षकार होते हैं, जो वर होते हैं, जो कन्या होती है, उनका आयु के बारे में बताना है। और यह किस धारा में है, तो धारा 5 में है, ये भी याद करेंगे आप लोग। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आप लोग इसे एकदम बिल्कुल ध्यान देते चलेंगे। तो मैं बता दूं साथियों, ऑप्शन ही सही हो जाएगा। आप सभी लोग जानते होंगे इसका आंसर। वर का जो है 21 है और कन्या का 18 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 में उपबंधित आयु से कम आयु में विवाह संपन्न किया जाता है तो ऐसे विवाह को प्रकृति होगी। तो साथियों ऐसे विवाह की प्रकृति कैसी होगी, हमें वही बताना है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा साथियों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ना उसे शून्य विवाह कहा जाएगा, न उसे शून्य कड़ी विवाह कहा जाएगा, न तो उसे अवैध कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम क्वेश्चन के बहुत ही डीप में अभी नहीं जा रहे हैं साथियों। ठीक है, अभी आपका एग्ज़ाम बहुत ही करीब है और हमें लगता है कि फरवरी की स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाएगा आपका एग्ज़ाम, ऐसा प्रस्ताव भेजा जा चुका है। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन 50वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। किस वाद में न्यायालय ने यह कहा था कि यदि विवाह में धार्मिक संस्कार का पालन नहीं किया गया है तो वह विवाह जो है वैध नहीं माना जाएगा। वह विवाह क्या वैध नहीं माना जाएगा। वह कौन सा साथियों वाद था जिसमें यह बात कही गई थी। ठीक है, तो साथियों मैं बता दूं, ज्योति शाह बनाम राजेश कुमार पांडे जी। राजेश कुमार पांडे, कुछ याद आ रहा है साथियों? राजेश कुमार पांडे आई थिंक जो हम लोगों के वीसी हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के, वो राजेश कुमार सिंह हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे याद कर लिए होंगे। ठीक है साथियों, एक छोटा सा ट्रिक समझ लीजिए कि ज्योति शाह बनाम राजेश कुमार पांडे, राजेश कुमार सिंह आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि डीडीयू के आप कैंपस के छात्र हैं अगर, तभी। ठीक है, 91 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो साथियों 51वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। किस मामले में न्यायालय ने कहा था कि धार्मिक क्रिया के अभाव में संपन्न विवाह भी वैध विवाह माना जाएगा। ठीक है साथियों, तो इसका सही आंसर हमें बताना है। तो इसका सही आंसर मैं बता दूं साथियों, शांति देवी बनाम रामलाल अग्रवाल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। न्यायिक पृथक्करण तथा विवाह विच्छेद के आधार पर एक समान हो गए हैं। ठीक है साथियों, न्यायिक जो पृथक्करण तथा विवाह विच्छेद के आधार पर एक समान हो गए हैं, इसे हमें बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो साथियों मैं बता दूं, विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 में यह एक समान हो गया था। ठीक है,
तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका आंसर। विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 में किया गया था। 53वां क्वेश्चन, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा संबंधित है। तो धारा किससे संबंधित है? धारा 13 बताना है साथियों। यहाँ पे देखिए धारा 13 भी है, छूट गया है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 संबंधित है। धारा 13, 11 और 12 तो हम जान चुके हैं, शून्य और शून्य कड़ी। अब धारा 13 हमें याद करना है, ठीक है। तो साथियों मैं रिकॉल करा दूं, धारा जो 11 है वो शून्य कड़ी है, धारा 12 जो है शून्य यह शून्य धारा है साथियों, ठीक है, और यह शून्य कड़ी है। तो आप इसे रिकॉल कर लेंगे। तो अब हमें 11 और 12 तो याद ही हो चुका है, अब 13 हमें बताना है। 13 का संबंध किससे है, ठीक है। तो मैं बता दूं साथियों, विवाह विच्छेद से संबंधित है। यह किससे संबंधित है? 13 विवाह विच्छेद से संबंधित है। अब आ जाते हैं साथियों 54 क्वेश्चन की तरफ। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत पत्नी को विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त करने के लिए कुल कितने अतिरिक्त आधार दिए गए हैं? तो कुल कितने अतिरिक्त आधार दिए गए हैं? तो मैं बता दूं साथियों, 4 अतिरिक्त आधार दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? न्यायिक पृथक्करण का प्रभाव होता है, क्या होता है उसे बताएंगे। न्यायिक पृथक्करण का जो प्रभाव है, तो साथियों मैं बता दूं, पति पत्नी पृथक रहने के लिए स्वतंत्र हैं, पक्षकारों को आपस में सहवास करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा, निर्वाह धन प्राप्त करने का अधिकार हो, ठीक है। उसके बाद से उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी होता है, ठीक है। ऑप्शन डी की तरफ, ऑप्शन डी उसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं साथियों। 56वां क्वेश्चन, यदि न्यायिक पृथक्करण की डिक्री पारित होने के 1 वर्ष तक सहवास नहीं होता है तो आधार उत्पन्न होगा। क्या आधार उत्पन्न होगा? दोनों के बीच में साथियों तलाक का मामला आ जाएगा, ठीक है। अगर आप 1 साल तक शादी कर लेते हैं और आपस में संबंध नहीं बनाते हैं तो उसमें साथियों तलाक तक मामला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आ जाता है, 2 हिजड़ों के बीच किया गया विवाह होता है। 2 हिजड़े अगर आपस में शादी कर लेते हैं तो इस विवाह को क्या कहते हैं? उस विवाह को साथियों शून्य कड़ी विवाह कहते हैं। यह किस आर्टिकल में है, यह किस धारा में है साथियों? तो यह धारा 12 में है और शून्य कड़ी विवाह धारा 11 में है, ठीक है। मैं ऐसे ही करके आपको सभी धारा अगर न आपके जुबान पे याद करा दिया तो कहिएगा, एग्ज़ाम से पहले ही याद कराऊंगा साथियों। आप लोग बेफिक्र रहिए और क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, हर एक ग्रुप में शेयर कीजिए। जितने भी एलएलबी के छात्र हैं, अभी तक मैंने एक भी बार नहीं कहा है कि आप वीडियो को शेयर कीजिए या कुछ भी, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगेगा तभी शेयर कीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 58 की तरफ। विवाह विच्छेद का कौन सा सिद्धांत हिंदू विवाह अधिनियम में अधिरोपित किया गया है? तो आपको बताना है, सहमति का सिद्धांत, विफलता का सिद्धांत, दोषिता का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टम वेलट का सिद्धांत संबंधित है। फैक्टम वेलट का सिद्धांत संबंधित है, विवाह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। कौन सा मामला अभित्यजन से संबंधित है? कौन सा मामला अभित्यजन से संबंधित है? सुशीला बनाम नानावती, वीर राघव बनाम पार्वती, लक्ष्मण बनाम मीना, विपिन चंद्र बनाम बसंता। तो साथियों आप लोग बताएंगे इसका सही आंसर। मैं बता दूं, लक्ष्मण बनाम मीना सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 ख संबंधित है। तो साथियों धारा 13 ख संबंधित है किससे? मैंने अभी बताया था कि जो
धारा 13 है वो किससे है? विवाह विच्छेद से है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 13 ख पूछा है, तो 13 ख में क्या है? पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद। पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद। अगर आपसे पूछे 13 में क्या है, धारा 13 में, तो कहेंगे विवाह विच्छेद है। अगर कहेगा कि 13 ख में क्या है, तो पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद। पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद। ठीक है, यह थोड़ा सा जुड़ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। और अभी हमने बताया था शून्य विवाह किस में है? धारा 11 में है। ये देखिए साथियों, एकदम मज़ेदार क्वेश्चन आ चुका है। मैं शायर तो नहीं मगर ऐ हसीन। आ जाइए, खतरनाक क्वेश्चन। कोई भी गुलाब कांटों के बिना नहीं है। बिल्कुल सही बात। परंतु अपने हाथ में जो है उसमें यदि सभी कांटे ही हैं और गुलाब नहीं है, तो उसे फेंकना ही उचित है। यह कथन संबंधित है, किससे संबंधित है भाई साहब? आइए हम देखते हैं। तो साथियों, यह जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तलाक से संबंधित है। ठीक है, शानदार क्वेश्चन था। सामान्यतः विवाह विच्छेद की कोई भी अर्जी विवाह संपन्न होने के कितने दिनों के भीतर नहीं लाई जा सकती है? साथियों, अगर विवाह हो जाता है तो तलाक का जो मामला, फिर अगर दोनों में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है लड़की और लड़के के बीच में, और वो तलाक देना चाहते हैं एक दूसरे को, तो वह अर्जी पूछ रहा है कि कितने दिन की हो जानी चाहिए आपकी शादी, तभी तलाक होगा। तो मैं बता दूं साथियों, कम से कम 1 साल होना ही चाहिए, तभी आप अर्जी कोर्ट में दायर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि कोई हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 के खंड 3 के उल्लंघन में अपना विवाह संपन्न करवाता है, तो वह दंडित किया जा सकेगा। तो दंडित किया जा सकेगा साथियों, हमें बताना है। तो मैं बता दूं, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। 15 दिन के सादे कारावास होगा उसे। ठीक है, फिर उसको 1,000 रुपये का जुर्माना भी हो सकता है, या दोनों हो सकता है। ठीक है, 15 दिन का उसे सादे कारावास भी हो सकता है, 1,000 रुपया जुर्माना भी हो सकता है, या दोनों हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। यदि कोई अपना विवाह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 के खंड 4 और 5 के उल्लंघन करता है। ठीक है, अगर उल्लंघन करता है तो वह दंडित किया जा सकेगा, वह दंडित किया जाएगा। आइए देखते हैं कैसे दंडित किया जाएगा, कौन कौन सा उसे सज़ा मिलेगा साथियों। 65 क्वेश्चन नंबर। तो साथियों, मैं बता दूं, इस ससुरे को 3 दिन के सादे कारावास और 1,000 रुपये का जुर्माना, या दोनों दिया जाएगा। 30 दिन का इसे कारावास भी हो सकता है, उसे 1,000 रुपया भी देना पड़ सकता है, और उसे दोनों भी करना पड़ सकता है। यानी 30 दिन का कारावास भी हो सकता है और 1,000 रुपया भी देना पड़ सकता है। ठीक है, तो ऐसा जुर्म आप लोग ना करिएगा भाई लोग। आ जाइए 66 क्वेश्चन नंबर। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 23 संबंधित है। हिंदू विवाह अधिनियम धारा 23 संबंधित है। धारा 23 किससे संबंधित है, जल्दी से बताएंगे। तो साथियों, मैं बता दूं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कार्रवाइयों की डिग्री से संबंधित है। आ जाइए साथियों 67 पर।
वाद लंबित रहते भरण पोषण से संबंधित उपबंध किस धारा में दिया गया है? किस धारा में दिया गया है साथियों? तो धारा 24 में यह बात कही गई है। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में कुल धाराएं हैं। हिंदू विवाह अधिनियम में 1955 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो साथियों कुल धाराएं जो हैं वह 30 हैं। तो साथियों यह सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। और मैं बता दूं साथियों, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे और अपने ग्रुप में भी शेयर कर देंगे अगर करना चाहते हैं तो। ठीक है, अन्यथा कोई बात नहीं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।